स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कल हमने देखा था उनकी क्लासिफिकेशन और ओवरऑल जो नसेट्स हैं उनके एक्शंस हमने देखे थे, राइट। आई होप सो आपको वो चीज़ें समझ आई हो। आज और कल हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे इनकी ड्रग्स को। सारे ही पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पैटर्न से, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से है, तो अच्छे से समझ लेना। पहली ड्रग है बच्चों एस्पिरिन। एस्पिरिन आपकी फर्स्ट ड्रग है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, केमिकली एस्पिरिन क्या है बच्चों? केमिकली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। केमिकली क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। बॉडी में जाने के बाद ये रिलीज करता है सैलिसिलिक एसिड, और वो सैलिसिलिक एसिड आपका बच्चों कॉक्स के साथ बाइंड करता है इरिवर्सिबली, ठीक है। किसके साथ? कॉक्स के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करता है। कल भी ये चीजें हमने देखी थी कि एस्पिरिन जो है कॉक्स के साथ इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है जब तक कि फ्रेश न्यू कॉक्स नहीं आ जाता है। कॉक्स क्या है बच्चों? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है। जब तक फ्रेश एंजाइम आपका नहीं आ जाता तब तक एस्पिरिन तो इस कॉक्स को नहीं छोड़ने वाला है, ओके। और ये इकलौती ड्रग है आपकी जो इरिवर्सिबली बाइंड होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका लॉन्ग इनटेक ऑफ एस्पिरिन एट लार्ज डोज। अगर लंबे टाइम तक आप एस्पिरिन लार्ज डोजेस में, लार्ज डोजेस का क्या मतलब है बच्चों? 3, 4, 5 ग्राम, इस हिसाब से। आपको पता है कि जो आप डिस्प्रिन वगैरह लेते हो, आई थिंक सो वो 300 mg का होता है, ठीक है। और एस्पिरिन अपना इन्फ्लामेशन एक्शन ले लो या कोई भी एक्शन ले लो, वो बहुत हायर डोज पे शो करता है। तो लो डोज पे इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इतने, ठीक है। जितने भी इसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो लार्जर डोजेस पे होता है, जो कि 3 to 6 ग्राम के बीच बीच में होता है। चलो, अगर आप लंबे टाइम तक एस्पिरिन की लार्ज डोजेस ले रहे हो, ठीक है, ज्यादा गोलियां खा रहे हो मतलब, तो ये क्या करता है बच्चों? आपके क्लोटिंग फैक्टर को डिक्रीज कर देता है लीवर में। आपको पता है क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि लीवर में बनते हैं, ठीक है। वो ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तो वो क्लोट करवाने में हेल्प करते हैं, ओके। डिक्रीज क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर। और क्लोटिंग फैक्टर एक बार आपके डिक्रीज हो गए बच्चों तो उसके बाद क्या होगा? ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा तो ब्लीडिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, लीड टू ब्लीडिंग। इस चीज को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो बच्चों? इस चीज को, ये जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है क्लोटिंग फैक्टर्स के डिक्रीज हो जाने की वजह से, इसे आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय गिविंग विटामिन के थेरेपी। आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा। विटामिन के जो है बच्चों क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। ये हेल्प करता है क्लोटिंग फैक्टर्स की सिंथेसाइज में, उन्हें बनने में। इसलिए अगर ऐसी दिक्कत आ रही है कि क्लोटिंग फैक्टर डिक्रीज हो गए हैं और ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में विटामिन के थेरेपी ले सकते हो आप, ओके। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है एस्पिरिन क्या करता है बच्चों? यूरिक एसिड सिक्रीशन बाय यूरिन डिक्रीज बाय एस्पिरिन। हमारी बॉडी में बहुत सारा यूरिक एसिड बनता है, ठीक है, नाइट्रोजनस ड्राइव कंपाउंड है, यूरिक एसिड बनता है और वो क्या होता है? वो एक्सक्रीट होता रहता है यूरिन के थ्रू। पर एस्पिरिन क्या करता है कि उसकी जो सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन है, उसे रोक देता है, तो बॉडी में अब यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है बॉडी में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाना मतलब गाउट की सिचुएशन है ना। गाउट में फिर जॉइंट्स वगैरह सारी चीजें दर्द होने लग जाती हैं, तो गाउट के लिए हार्मफुल है, ओके। एस्पिरिन नहीं देना है उन पेशेंट्स को जिनमें यूरिक एसिड हाई रहता है या यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम रहती है, गाउट की प्रॉब्लम रहती है। बट बच्चों इसे कंफ्यूज नहीं करना है आपने। पर आपकी जो एस्पिरिन है वो यूज्ड होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस में। इतना तो मैं जानती हूँ कि आपको पता होगा। गाउट होता है इंक्रीज इन यूरिक एसिड, और रूमेटाइड आर्थराइटिस आपका ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के जो सेल हैं उन्हें ही किल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इस केस में आप एस्पिरिन दे सकते हो, पर गाउट के केस में एस्पिरिन नहीं देनी है, ओके। चलो, उसके बाद अवॉइड हायर डोजेस इन G6PD। क्या है बच्चों? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ओके। जिन पेशेंट्स में इसकी कमी रहती है उन्हें हमें एस्पिरिन नहीं देना है, वो हीमोलाइसिस कॉज कर देगा।
जो आरबीसी है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। क्या है इसके पीछे की चीज वो भी समझते हैं। बच्चों आपने बायोकेमिस्ट्री में देखा होगा शंट पाथवे, एचएमपी पाथवे, ठीक है। जो आपका शंट पाथवे होता है, ठीक है, एचएमपी पाथवे होता है, देखा होगा आपने, जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन होती है आपके NADPH, ये रिड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो ATP बनने में हेल्पफुल करते हैं, ATP बनाते हैं NADPH, ठीक है। तो HMP पाथवे से बच्चों आपको NADPH रिड्यूसिंग फैक्टर और पेंटोज, ये बच्चों न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और NADPH तो आपकी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो जो आपका बच्चों एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी, जैसे कि आपके बॉडी के बाकी सेल्स हो गए बच्चों, उनमें NADPH दूसरे फैक्टर से, जैसे क्रैब्स साइकिल हो गया, क्रैब्स साइकिल के एंड में भी ये सारी चीज़ें बनती है, इक्विवेलेंट फैक्टर बनते हैं, ठीक है, FAD, NAD, NADPH, ये सारी चीज़ें बनती हैं और वो प्रोवाइड करते हैं। पर इरिथ्रोसाइट में आरबीसी में सिर्फ HMP पाथवे ही है जो NADPH को डिलीवर करता है, ठीक है, NADPH को डिलीवर करता है। अब मैं क्यों इतना फोकस कर रही हूँ बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों NADPH जो है, ठीक है, आरबीसी में आयरन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है, आयरन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है। अब रिड्यूस फॉर्म में आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और वो हर एक टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। समझ आई बात? क्या हो रहा है कि जो HMP पाथवे के दौरान NADPH बना था वो आपके आरबीसी को सप्लाई हो रहा है, मतलब आरबीसी में HMP पाथवे से ही NADPH बनता है और वो NADPH आपका हेल्पफुल होता है आयरन को रिड्यूस फॉर्म में रखने के लिए, क्योंकि आयरन को रिड्यूस फॉर्म में ही रखना है। अगर इसे हम ऑक्सीडाइज फॉर्म में कर देंगे ना बच्चों, ऑक्सीडाइज फॉर्म में अगर ये हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाता ऑक्सीडाइज कंडीशन में। तो NADPH आपका आयरन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और सारे टिश्यूज को जहाँ जहाँ पे ब्लड जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। पर क्या हो रहा है, अब आप बोलोगे कि इस सब में अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम है। बच्चों HMP जो पाथवे है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग में ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए होता है। यही है जो HMP पाथवे को लीड करता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये शंट पाथवे में, आपके HMP पाथवे में। तो इसकी कमी हो जाएगी तो आपका HMP पाथवे नहीं अच्छे से प्रोसीड होगा, नहीं होगा तो NADPH की कमी हो जाएगी। किस में कमी हो जाएगी, आपके आरबीसीज के अंदर NADPH नहीं बनेगा, नहीं होगा, क्योंकि HMP इकलौता मतलब पाथवे है जो NADPH प्रोवाइड करता है आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स को, वो नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका आयरन ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रह गया। ऑक्सीडाइज फॉर्म में जब आयरन होता है हम उसे बोलते हैं मैथहीमोग्लोबिन, मैथहीमोग्लोबिन। अब आपके आरबीसी में कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से, मैथहीमोग्लोबिन की एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से और आपके और भी ऑक्सीडेशन, ये सारा क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो गया ना, तो इसकी वजह से पेरोक्साइड्स बन जाते हैं, मैथहीमोग्लोबिन, ये सारे इकट्ठे होके सेल को, आरबीसी को तोड़ देते हैं और हीमोलाइसिस फाइनली आपका हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है अगर मैथहीमोग्लोबिन इकट्ठा हो जाए आपके आरबीसी के अंदर। समझ आई ये बात? समझ आई कि नहीं? HMP पाथवे को लीड करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, HMP पाथवे, जो कि आपके बाकी सब में भी होता है पर आरबीसी में इसका क्रूशियल रोल इसलिए है क्योंकि सिर्फ HMP है जो आरबीसी में NADPH को बनाता है और इस NADPH की वजह से जो आयरन है रिड्यूस फॉर्म में रहता है, फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर सबको ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा था। पर इस एंजाइम में प्रॉब्लम आ गई, नहीं है अच्छे से, ये डेफिशिएंट हो गया है तो HMP नहीं बनेगा, HMP नहीं पाथवे फॉलो होगा तो NADPH नहीं बनेगा, तो आयरन आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रह जाएगा, मतलब मैथहीमोग्लोबिन इकट्ठा हो जाएगा तो हीमोलाइसिस आपकी हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, टूट जाएंगे। समझ आई ये बात? ये बच्चों इसलिए एस्प्रिन को इन कंडीशन में आपको याद रखना है, गाउट में नहीं देना एक आपको, दूसरा आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज
डेफिशिएंट है अगर आपका पेशेंट तो उसमें भी नहीं देना है। ओके, ये चीजें याद रखनी है आपको। ये एक चीज बहुत एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद सेकंड है बच्चों आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन आपका मैंने कल भी बताया था कि सेफेस्ट ट्रेडिशनल ड्रग है। ठीक है, सेफेस्ट ट्रेडिशनल ड्रग्स में हमने देखा था आइबुप्रोफेन को, तो ये सेफेस्ट ड्रग है। ओके, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, मोस्ट एफिकेसी इन डेंटल सर्जरी पेन। अगर डेंटल सर्जरी के बाद बहुत पेन हो रही है आपको तो बच्चों आप आइबुप्रोफेन ले सकते हो, इससे आपको रिलीफ मिलेगा, समहाउ रिलीफ मिलेगा। उसके बाद कैन बी यूज्ड इन चिल्ड्रन डोंट कज रेइज सिंड्रोम। बच्चों ये रेइज सिंड्रोम क्या होता है, आपके जितने भी नसेड्स होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से मतलब इनका यूज़ अगर कर लो तो लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा की कंडीशन हो जाती है, ऑलमोस्ट सभी नसेड्स की वजह से। वैसे भी नसेड्स हमें पता है कि ये लीवर में प्रॉब्लम कॉज करते ही हैं, तो बच्चों इसलिए हम बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा नहीं दे सकते ये, पर आप आइबुप्रोफेन दे सकते हो। ये जो मैंने बात बताई कि ब्रेन में एडिमा हो गया आपके, ठीक है, और लीवर डैमेज हो गया, ये सारी कंडीशन आपकी रेइज सिंड्रोम में है, पर आइबुप्रोफेन आपका रेइज सिंड्रोम नहीं कॉज कर रहा, तो आप बच्चों को ये इजीली दे सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाओ, इट मे अल्सो बी यूज टू क्लोज अ डक्टस आर्टरियोसिस इन प्रीमेच्योर बेबी। मैंने आपको बताया था कि डक्टस आर्टरियोसिस एक आर्टरी होती है बेबी में जो कि ब्लड सप्लाई करती है। लास्ट लेक्चर में, उससे भी लास्ट मैंने 2-3 लेक्चर्स में ये चीज़ बड़े अच्छे से समझाई है, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने में भी आइबुप्रोफेन हेल्पफुल होती है। ओके, अब तीसरा पॉइंट है बच्चों कि हमने पीछे देखा था कि एस्प्रिन एक बार कोक्स के साथ इरिवर्सिबल बाइंड हो जाता है, तो आप उसे मतलब तब तक नहीं अलग कर सकते जब तक नया एंजाइम नहीं आ जाता। एग्जैक्टली यही पढ़ा था। पर क्या होता है, आपकी आइबुप्रोफेन एक ऐसी ड्रग है जो कि अगर आप एस्प्रिन खाने के बाद अगर थोड़े टाइम बाद ही आइबुप्रोफेन ले लेते हो बच्चों, तो ये एस्प्रिन को रिप्लेस कर देता है और खुद कोक्स के साथ लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखी गई है। तो ऐसे है, कोक्स एस्प्रिन इरिवर्सिबल इसका बॉन्ड बना था, पर अगर आइबुप्रोफेन आ गया तो आइबुप्रोफेन एस्प्रिन को रिप्लेस कर देगा और खुद वहाँ पे लग जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, इन दिस वे एंटागोनाइज एस्प्रिन आपका क्या एंटीप्लेटलेट ड्रग है, ठीक है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, और एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन जो है एंटागोनाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर आप आइबुप्रोफेन खा लोगे। उसके बाद है बच्चों कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन भी इसी की कैटेगरी वाली है, ठीक है। इट इज प्रिस्क्राइब फॉर आर्थराइटिस रिलेटेड इन्फ्लामेशन, पेन एंड सीवियर टूथिंग। बच्चों आप आर्थराइटिस के केस में, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप कीटोप्रोफेन आराम से ले सकते हो, और आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तब भी आप ये ले सकते हो। इसके कीटोप्रोफेन के बच्चों टॉपिकली पैचेस भी मिलते हैं जो ऊपर आप लगा सकते हो। ये क्या करते हैं, जो मस्कुलोस्केलेटन पेन है उसे ठीक कर देता है। ओके, उसके बाद पिरोक्सीकैम, जो कि ऑक्सीकैम ये इनोलिक एसिड डेरिवेटिव की ड्रग है हमारी। ये बच्चों आपकी लॉन्ग एक्टिंग पोटेंट नसेड है, ये याद रखना, अभी तक हमने नहीं देखा था। लॉन्ग एक्टिंग है और पोटेंट नसेड है आपका। ये क्या करती है, र्यूमेटॉइड फैक्टर, ठीक है, आरए में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, जो कि है आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इसे र्यूमेटॉइड फैक्टर भी बोलते हैं। अलग से ऐसे ही पूछ लेते हैं कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम, आईजीएम फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका पिरोक्सीकैम आईजीएम को भी बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है, तो आपको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो बच्चों इस वजह से नो डाउट नसेड्स काफ़ी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को हमारी रोक रहे थे, पर अगर पिरोक्सीकैम की बात करें तो ये आईजीएम को भी रोक रहा है। तो इस तरीके से ये डाइवर्स पेन को, अलग अलग तरीकों की पेन को ये ठीक करने में हेल्पफुल है। कौन सी ड्रग, पिरोक्सीकैम। ओके, होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी बच्चों। जो आगे की ड्रग्स हैं हम
नेक्स्ट लेक्चर में आपकी ड्रग्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है, नशे वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।